राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लड्डूलाल मीना, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता, इसका जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। हमने आपको ये बताया था कि इसका जो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसके पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो 5 इकाइयों में विभक्त है। इकाई प्रथम के अंतर्गत निर्धारित कवि, उनमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको रखा गया है। इकाई द्वितीय के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और नागार्जुन की रचनाएं रखी गई हैं। छात्रों, इकाई तृतीय के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं हैं। इनके साथ ही गजानन माधव मुक्तिबोध और धूमिल की रचनाओं को भी इकाई तृतीय के अंतर्गत ही रखा गया है। इकाई तृतीय में ही रघुवीर सहाय की रचनाओं को भी रखा गया है। और इकाई चतुर्थ के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, वाद और प्रवृत्तियों को रखा गया है। और इकाई पंचम में यानी 5वीं इकाई में आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार एवं तत्व, मानववाद, विकासवाद, आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, फैंटेसी, मिथक और प्रतीक को रखा गया है। तो छात्रों, सबसे पहले हम इकाई प्रथम में जो आपके निर्धारित कवि रखे हैं उनकी चर्चा करने से पूर्व भूमिका के तौर पर हम बात करना चाहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको प्रमुखतः 4 कालखंडों में विभक्त कर इसका अध्ययन किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुखतः 4 कालखंडों में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण का जो स्वरूप निर्धारित किया है, तो उसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति, ध्यान दीजिएगा छात्रों, यहाँ ये जो काल हैं जिनकी प्रमुखतः 4 कालों में विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, और इनमें जो कालों के जो नामकरण है वो किसके आधार पर रखे गए हैं? प्रमुखतः इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। पर यह न समझना चाहिए कि किसी काल में और विशेष प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है और वो जो कालखंड हैं उनके जो नामकरण हैं वो रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार रखे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कालखंड विशेष में दूसरे प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, दूसरी प्रकार की रचनाएं भी होती थी। जैसे भक्ति काल और रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदि काल है जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, तो ठीक है, वीर रस की प्रधानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीर गाथा काल में वीर रस
की रचनाओं के अलावा दूसरी रचनाएं नहीं मिलेगी। इसी तरह से भक्ति काल या रीति काल में वीर रस की रचनाएं नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। भक्ति काल में और रीति काल में भी वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। तात्पर्य यह है कि सिर्फ विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार किसी कालखंड का नाम निर्धारण किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें दूसरी प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। ये सही नहीं है। दूसरे प्रकार की रचनाएं भी होती थी, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जैसे भक्ति काल को ले या रीति काल को ले, इनमें भी वीर रस से संबंधित अनेक काव्य मिलेंगे और जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। इस काल विभाग का दूसरा आधार ग्रंथों की प्रसिद्धि है। पहला आधार तो क्या है? रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा छात्रों, जो हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड हैं या हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 कालखंडों में बांटा गया है, तो उनको किन आधारों पर बांटा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये 2 आधारों पर है। एक तो रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। जिस कालखंड के भीतर एक ही प्रवृत्ति वाले बहुत से प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिस काल के भीतर एक ही प्रवृत्ति वाले बहुत से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उस प्रकार के ग्रंथ उस काल के लक्षण के अंतर्गत माने जाएंगे, चाहे और अनेक प्रकार के अप्रसिद्ध और साधारण कोटि के ग्रंथ इधर उधर पड़े हों। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की परिचायक है। सारांश यह है छात्रों कि उक्त 2 सिद्धांतों को सामने रखकर ही विद्वान लेखक साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण करते हैं। यानी कि ये दोनों जो सिद्धांत है, दोनों जो आधार है, एक तो रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि, इन 2 सिद्धांतों को सामने रखकर ही विद्वान लेखक साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण करते हैं। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी से कुछ मतभेद भी रखते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा है भक्ति साहित्य 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का मध्य भाग। पहला है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो है उसका समय है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, और दूसरा है भक्ति साहित्य जिसका समय है 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का मध्य भाग। तीसरा है रीति काव्य, उसका समय है 16वीं शताब्दी के मध्य भाग से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक। और चौथा है आधुनिक काल 19 जिसका समय है 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से आज तक। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास को 4 कालों में बांटा है, उनके नाम और उनका समय है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने वीर गाथा काल रखा है। भक्ति काव्य की प्रधानता को लक्ष्य करके ही विद्वान इतिहास लेखक 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य भाग अथवा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। विद्वान इतिहास लेखक 16वीं शताब्दी के मध्य भाग से या 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक रीति काव्य की परंपरा का स्वरूप विवेचन करते हैं। यहाँ पर
आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। और भक्ति काव्य की प्रधानता को लक्ष्य करके ही विद्वान इतिहास लेखक 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य भाग अथवा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। विद्वान इतिहास लेखक 16वीं शताब्दी के मध्य भाग से या 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक रीति काव्य की परंपरा का स्वरूप विवेचन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संमत 1900 से 1984 तक के हिंदी रचना साहित्य रचना के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। छात्रों, यहाँ पर आप ये देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संमत 1900 से 1984 तक के हिंदी साहित्य रचना के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक के साहित्य के इतिहास को आधुनिक काल माना है। आधुनिक काल माना है। तो इस तरह से छात्रों हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, मोटे रूप में हमें ये जान लेना चाहिए कि इसको 4 कालखंडों में विभाजित करके देखा जाता है। और इसका जो नामकरण और जो इसका जो समय का निर्धारण है, वो नामकरण की बात करें तो आप ये मानिए कि इसके 2 आधार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो कालखंड हैं, उनके नामकरण एक तो विशेष प्रवृत्ति के आधार, रचना की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर रखे जाते हैं, और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, इनको आधार बना करके कालखंडों का नामकरण किया जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। और देखा जाए तो प्रमुखतः हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के नाम से किया जाता है। लेकिन छात्रों, इन कालखंडों के अनेक उपनाम या उपशीर्षक भी हैं। यदि हम आधुनिक काल की ही बात करें, आधुनिक हिंदी काव्य की ही बात करें, तो इसके अंतर्गत छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता आदि अलग अलग रूप देखे जाते हैं। यानी कि अगर हम आधुनिक काल की ही बात करें तो आधुनिक काल में भी अनेक उपनाम और उपशीर्षक भी देखे जा सकते हैं। जैसे आधुनिक काल में ही आप ये देखेंगे कि आधुनिक जो हिंदी काव्य हैं, इसके अंतर्गत ही आप छायावाद भी आता है, प्रगतिवाद भी आता है, प्रयोगवाद भी आता है, नई कविता भी आती है, नवगीत भी आता है, समकालीन कविता भी आती है और जनवादी कविता भी आती है। तो इस तरह से छात्रों, आधुनिक जो हिंदी कविता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि इसमें आपको छायावादी जो कवि हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, प्रगतिवादी भी आते हैं, प्रयोगवादी भी आते हैं, नई कविता के भी आते हैं, नवगीत के भी आते हैं, समकालीन कविता के भी आते हैं। और आपका जो ये पाठ्यक्रम है, इसमें इसी तरह से जैसे आपके ये देखेंगे कि निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, जो छायावाद के चारों स्तंभ माने जाते हैं, उनको भी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आधुनिक जो कविता है, आधुनिक हिंदी की जो कविता है, आधुनिक हिंदी कविता है, उसके अंतर्गत जो कवि आते हैं उनको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। छात्रों, अगली कक्षा में हम एक एक कवि पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।